नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम आपको इस कार्यक्रम में एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नया किया है, कुछ नई सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में भी एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं, मेजर सुशांत सिंह, जो एक साइकिलिस्ट हैं और वो साइकिल से विश्व भ्रमण पे निकले हैं। किसी ने खूब कहा है, मंजिलें ढूंढने के लिए निकले जरूर थे, परंतु सुकून तो तब मिला जब राहों को ही मंजिल बना लिया। जबरदस्त बारिश हो रही है और ब्लाउज ट्राउजर सब कुछ भीग चुका अच्छी तरीके से। पर अभी कैंप साइट आने वाली है और आज के 95 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही शख्सियत से बातचीत करते हैं जिन्होंने न केवल भोपाल का परंतु पूरे भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है। तो मेजर सुशांत सिंह जी, भोपाल दूरदर्शन की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जैसे कि आपने शिक्षा भोपाल में अपनी पूरी की, तो ऐसा क्या हुआ जो आपने सोचा कि मुझे विश्व भ्रमण करना है और वो भी साइकिल पे? दरअसल ये ख्याल जो मेरे दिमाग में आया, ये एक बहुत ही एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे करके मेरे दिमाग में आया। और बचपन से ही मैं, जैसे जब हम छोटे थे तो हम तो तब थे जब स्टार टीवी और ये सैटेलाइट टीवी वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था और दूरदर्शन ही एकमात्र चीज़ हुआ करती थी और केवल संडे को प्रोग्राम आया करते थे। जी। तो हम लोगों के पास बहुत वक्त हुआ करता था और उस समय हमारे लिए कॉमिक्सें पढ़ना एक बहुत ही आम बात थी। मतलब 2 महीने की छुट्टियाँ शुरू हुई तो मतलब कॉमिक्सें पढ़ना। और उसी में, अगर शायद आपको कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी, इंद्रजाल कॉमिक्स आती थी जिसमें वेताल, फ्लैश गॉर्डन, गार्थ और इन सारी, तो वो जब मैं कहानियाँ पढ़ा करता था और जो उसमें ड्राइंग्स और पेंटिंग्स हुआ करती थी, वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती हैं और एक ऐसी ज़िंदगी का स्वप्न दिखाती है जहाँ पे आप कम्प्लीटली फ्री हो। आप अपने जो आप करना चाहते हो कर रहे हो, आप एक वाइल्ड ज़िंदगी बिता रहे हो, आप बहुत ही दूरगामी स्थलों पे जा रहे हो जहाँ पे, और एडवेंचर वहाँ पे काफ़ी इन लोगों का जो हीरो हुआ करते थे उनका चला करता था। तो वो एक जो इमेज थी वो मेरे दिमाग में बसी हुई थी और समहाउ वो एक मेरे पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। तो उसी के चलते फिर मैंने फ़ौज ज्वाइन करी, उसी के चलते मैंने और भी बाकी काम करा। और जब मैं एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचा जहां मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं काम करूं जो हर कोई कर रहा है और पैसे बनाऊं, या फिर मैं अपने सपनों को परसू करूं और उनको पूरा करने की कोशिश करूं। तो जब मैं उस पड़ाव पर आया और जो ये इतने सालों के से जो मैंने सोच रखा था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, वो एक तरीके से कल्मिनेशन था। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को अपने सपनों को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय पैसे कमाने के, या जो बाकी लोग कर रहे हैं या जो सोसाइटी समझती ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उसके। जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि किस तरह से साहित्य का प्रभाव हमारे युवाओं और बच्चों पे पड़ता है। जैसे आपने बताया कि आप बचपन से उस साहित्य से जुड़े थे जो आपको एक फैंटेसी की दुनिया में ले जाता है और आपने उसको पूरा भी किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी से मैं जुड़ी एक बात पूछना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि आपने इंडियन स्पेशल फोर्स में भी 12 मिशन से भी जुड़े हुए थे, काउंटर टेररिज्म मिशन से। तो क्या सेना का अनुभव आपको इस मिशन में सहयोग करता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। सेना का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशल फोर्सेस में रहने का जो मेरा अनुभव था, उसने मेरे कई तरीके से मेरे दृष्टिकोण को बहुत ब्रॉड किया और मेरे को बहुत ज़्यादा करेज दिया अपने ड्रीम्स को परसू करने का। क्योंकि जिस किस्म के खतरों का हमने सामना किया और जैसी परिस्थितियों में मैंने अपने बंदों को लीड किया और जो मेरे सीनियर्स ने मेरे को सिखाया, और भी जो बाकी जिस तरीके का माहौल हुआ करता था, उसके कारण एक आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो अगर हमने खतरों का सामना नहीं किया या हमने ऐसी टाइट सिचुएशंस नहीं देखी तो हमें समझ में नहीं आता कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो वो जो आत्मविश्वास जो मेरे को सेना में रहने से मिला और हिंदुस्तान में कई रिमोट जगहों पे अकेले जाने, अपनी टीम को लीड करने से मिला, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस एक्सपीडिशन को शुरू करने में और उसको निर्भय होकर आगे जारी रखने में। जी, बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी अनुभव किया होगा कि सेना में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है और आप जिस मिशन पे निकले हैं कि पूरे विश्व भ्रमण साइकिल पे, उसमें बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत तो होती होगी। हाँ, अब सोलो साइकिलिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल अकेले हो। आपके पास ऐसा नहीं है कि आप साइकिल चला रहे हो, पीछे गाड़ी चल रही है जिसमें आपका टेंट
चल रहा है, खाना बन रहा है, आपको आपकी चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए एक पूरी टीम, ऐसा कुछ नहीं है। जी। आप साइकिल पे बिल्कुल अकेले हो। मेरी साइकिल करीब 40-50 किलो की होती है और उसमें मेरा टेंट, खाना पीना, लैपटॉप, कैमरा, कपड़े, जो कुछ भी मेरे को कैरी करना है सब कुछ मेरे उस साइकिल पे ही रहता है। तो वो हमेशा कई, और ऐसा नहीं कि आप हर दिन एंजॉय कर रहे हो। जैसे बिल्कुल। हमेशा परेशानियां हैं, कभी आपको लगता है मैं क्या बेवकूफ़ी में लगाऊं कि रोज़ मैं 100-125 किलोमीटर साइकिल चला रहा हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, अपने घर वालों से दूर हूँ, गर्मी में बारिश में अकेले साइकिल चलाने में लगाऊं। तो उस समय आपका कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई आपको एनकरेज करने वाला नहीं है, कोई ये बोलने वाला नहीं कि नहीं नहीं चलते रहो यार, रास्ता ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए वो सेल्फ मोटिवेशन और अपना सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना कि हर दिन आपको वो काम करना ही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बिना तो ज़िंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन के बिना किसी भी फील्ड में आगे जाना मेरे को लगता है बहुत जी, मुश्किल सेल्फ है। डिसिप्लिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा आप सोलो साइकिलिंग करते हैं, और ये जो मिशन है ये जितना एक्साइटिंग लग रहा है उसके पीछे बहुत खतरे भी होंगे, है ना? आप कई बार जंगल में अकेले रहे होंगे, मतलब अक्सर आप अकेले ही रहे होंगे, आपने खाना अपना खुद बनाया होगा और कई बार आपको पानी नहीं मिला होगा, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे डील करते हैं? तो एक्चुअली जो मेरा मिशन है उसके कारण ये, अगर ये सिंपल एक साइकिलिंग अराउंड द वर्ल्ड होता तो फिर भी थोड़ा सा आसान होता, पर मेरा मिशन है साइकिलिंग अराउंड द वर्ल्ड के साथ साथ हर कॉन्टिनेंट साइकिल करना और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ना। तो जैसे 7 समिट्स होता है या साइकिल अराउंड द वर्ल्ड, तो ये आज तक किसी ने मिला के नहीं किया है। तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीडिशन है। तो इसके कारण अगर मेरे को पहाड़ों की चोटियाँ चढ़नी है तो हमेशा ऐसा होता है कि मेरे को बहुत दुर्गम इलाकों में जाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही पहाड़ों की रोड है, वो बहुत ही सुनसान इलाके हैं, वहाँ पे कई सैकड़ों किलोमीटर तक आपको कुछ मिलता नहीं है। तो वो एड ऑन चैलेंजेस इस एक्सपीडिशन के साथ हैं। पर जैसे कि एक तो पहले बात तो फ़ौज की ट्रेनिंग, तो वो थोड़ा सा सेंस दिमाग में है कि किस तरीके से मेरे को प्लान करना है अपना एक्सपीडिशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की होती है, क्योंकि पानी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी। खाना तो मेरा बहुत ही सिंपल है, मैं दाल चावल कैरी करता हूँ, दाल और चावल मिक्स करके, और मेरी बीवी ने मेरे को एक डब्बे में हल्दी मिर्ची धनिया मिला के दे दिया और एक में नमक है, ये मेरा स्टैंडर्ड खाना होता है। जबकि मैं चावल खाता नहीं हूँ, पर जब मैं साइकिलिंग पे होता हूँ तो 8 महीने केवल चावल खाता हूँ, सुबह शाम केवल खिचड़ी खाता हूँ। और मैं अपना छोटा सा कुकर भी लेके जाता हूँ, जो बाहर के लोगों को बड़ा हैरानी होती है वो देख के, क्योंकि यूरोप वगैरह में कुकर होते नहीं है, ये हिंदुस्तान में ही है जहाँ कुकर चलते हैं। तो वो खाने की प्लानिंग की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर आपने 2 किलो दाल चावल ले लिए हैं तो आपको एक अकेले बंदे को 20-25 दिन आराम से चलते हैं। पर हाँ, पानी की समस्या ज़रूर है। तो कई बार ऐसे मौके हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में खासकर, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा लैंडस्केप है, वहाँ पॉपुलेशन जो जनसंख्या बहुत ही कम है, तो कई बार डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है और पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो कई बार मेरे को 20-20 लीटर पानी कैरी करना पड़ता था। अपने सभी सामान के साथ आप पानी भी कैरी कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। हाँ जी। तो वो प्लानिंग आपको करनी पड़ती है, और क्योंकि अगर आपने इसमें गड़बड़ करी है, अगर आपने फोर्स ही नहीं किया कि आपको क्या क्या समस्या आने वाली हैं, अगर आपने वो चीज़ ढंग से नहीं करी तो आप काफ़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, तो आपने काफ़ी एनिमल्स और ये सब भी आपको देखने को मिले होंगे। हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं किताबों में कि वहाँ कैंगरूज होते हैं और बढ़िया ग्रीन लैंड है, तो ऐसा भी अनुभव आया होगा आपको? हाँ, ऐसा है कि साइकिलिंग का बेस्ट पार्ट मेरा ये रहा है कि मैं बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग लैंडस्केप्स में मैंने साइकिल करा। पहले मैं न्यूजीलैंड गया था, तो न्यूजीलैंड में कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है, वो अंग्रेज़ों ने वहाँ की सारी वाइल्ड लाइफ ख़त्म कर दी है। तो वहाँ कोई सांप नहीं है, कोई मकड़ी नहीं है, कोई जंगली जानवर नहीं है, तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी घास में टेंट ला के सो जाइए और आपको कोई परेशानी नहीं है। पर ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है, क्योंकि वहाँ दुनिया के सबसे पॉइजनस सांप, हिंदुस्तान और अफ्रीका से भी ज़्यादा पॉइजनस सांप वहाँ पे हैं, सबसे पॉइजनस मकड़ियाँ वहाँ पे। कंगारू के साथ साथ एक वॉम्बैट करके जानवर होता है जिसके बारे में पता नहीं हो, रीछ का छोटा भाई है और खूब हट्टा कट्टा होता है, कहीं भी घुस के कुछ भी खा जाता है। तो सांप भी भतेरे, मतलब हर जगह वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है सांपों की। फिर एक डिंगोज होते हैं जो वहाँ के लोकल कुत्ते होते हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल ब्रीड है वहाँ की। तो ऑस्ट्रेलिया में सांपों से तो बहुत बार सामना हुआ। तो शाम को कैंप करते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता था कि एक बार मैं जब बैठा ऐसे दोपहर को लंच करने के लिए, तो मेरे को सुबह ही वो जो मैं खिचड़ी बना लेता था वो लंच में भी मेरा वही चलता था। तो मेरे को एक लगा था कि एक टायर पड़ा हुआ है रोड के किनारे। मैंने बोला ठीक है, ऐसे वो कटे हुए टायर तो पड़े रहते हैं ना, टायर ट्रक के टायर, साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह के टायर, तो मैं उसके जस्ट बगल में, वो पड़ा यहाँ पे था क्योंकि उसके बगल में एक पत्थर था, तो मैं उस पर जाके बैठ के खाना खाने लगा। आपने सोचा को उसको हम आग के लिए यूज कर लें, ऐसा भी नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरे को तो ऐसी रैंडम सा कुछ लगा कि कोई काली चीज़ पड़ी हुई है तो ठीक है, टायर का हिस्सा मैंने सोचा कि कुछ पड़ा हुआ है,
पर जब मैं उसके पास बैठा तो थोड़े टाइम में वो टायर अपने आप से ऐसे खुलने लगा। ओहो। तो बाद में पता, जो मैंने देखा इतना मोटा सांप था जो वहाँ पे कॉइल होके ऐसा लेटा हुआ था, और घास क्योंकि थी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि सांप है। हाँ हाँ हाँ। पर वो शरीफ सांप था, वो चुपचाप से चला गया आगे, वो अपने रास्ते चला गया, मैं भी अपने रास्ते चला गया, मैं कहीं और जाके बैठ गया। पर हाँ, अब जैसे मैं शाम को टेंट लगाता था तो मैं जंगल से कोई डंडी वगैरह उठा लेता था। ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े घने जंगल हैं, ज़्यादातर यूकेलिप्टस ही हैं, तो पहले मैं पूरे आसपास की जगह देख लिया करता था, हर जगह ठोके, क्योंकि सांप वाइब्रेशन से वो होते हैं, उनको पता चलता है कि कोई है। उनकी आंखें उतनी अच्छी नहीं होती, तो उनकी सेंस ऑफ स्मेल और जो सेंस ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो उससे अपने शिकार को पकड़ते हैं। जी जी जी। तो आप अगर ज़मीन पर जोर जोर से धम धम करके चलो, थोड़ा लकड़ी से आसपास एरिया क्लियर कर लो कि यहाँ कोई नहीं है, तो वो ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं कि रात को आप सरप्राइज हो जाओ कि वो कोई भाईजान अंदर घुसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। तो मैं सोने से पहले एक डंडा भी वहीं जंगल से लेके अपने पास रख लेता था कि बाई चांस ऐसी कुछ इमरजेंसी हो, क्योंकि मैं कुछ हथियार या ऐसी चीज़ें तो आप कैरी नहीं करते हो प्रोटेक्शन के लिए। वैसे आप सही कह रहे हैं कि जानवरों को हम इन्हीं तरह से दूर रख सकते हैं ना, आग से, आवाज से। हाँ जी, हाँ जी, यही हाँ जी। बेस्ट अपने वैसे पास जानवर ऐसे ज़बरदस्ती अनटिल अनलेस वो एक शेर टाइप का या कुछ इस टाइप का शिकारी करने वाला वो है, उससे थोड़ा सा खतरा हो सकता है, पर अदरवाइज कंगारू से, वॉम्बैट से या सांपों से आपको कोई खतरा नहीं है। जी जी जी। तो दर्शकों को हम बता दें कि मेजर सुशांत सिंह अभी तक 10,000 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। 5 देशों की यात्रा अभी तक कर चुके हैं। हाँ जी। और आगे भी उनका विश्व भ्रमण करने का मिशन है। तो ये बताइए कि आप कॉलेज से ही ऐसे थे कि बाद में जब आपने आर्मी ज्वाइन की तब आपको लगा कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए? जी, कॉलेज जाने का तो हसीन ख्वाब कभी हमारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम एनडीए चले गए, तो अच्छा। तो जो कॉलेज के मज़े होते हैं मैंने देखे नहीं ज़्यादा, पर हाँ एनडीए के अपने मज़े थे। हाँ, वो शौक तो मेरे को था, और ऐसा था कि जब हम छोटे थे तो कोई लाइब्रेरी, कोई इंटरनेट कुछ भी नहीं हुआ करता था। जैसे मैंने तो 12वीं 94 में कर ली थी, तो उस ज़माने तक तो इंटरनेट वगैरह कुछ था ही नहीं। तो जो हमारा लेवल ऑफ एक्सपोजर था वो बहुत कम था, कि अगर आपकी ऐसी कोई तमन्नाएं हैं कि आपको पहाड़ चढ़ने, आपको कुछ करना है, तो आपके पास कोई जरिया ही नहीं था कि आप उसके बारे में कुछ जान सको। अभी तो आप यूट्यूब पे कुछ भी डालो, आपको दुनिया भर के एवरेस्ट से लेके K2, कंचनजंगा, ट्रैकिंग रूट्स आपको सब दिख जाएंगे। तो इन अ वे इट वाज गुड, क्योंकि हम रियली कोशिश किया करते थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और हम इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो जाते थे कि जो देखना चाहा हमको 1 मिनट में दिख गया। तो हम बहुत कोशिश करते थे, हम जो करना चाहें उसके लिए हम क्या ढूंढें, तो हम लाइब्रेरीज ढूंढा करते। पहले ब्रिटिश लाइब्रेरी हुआ करती थी यहाँ पे, तो वो उसका मैं मेंबर बना जब मैं 10वीं क्लास में था। तो इट ओपन पूरी, उसने एक दुनिया के लिए मेरी वो नज़रें खोली कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। फिर जब मैं एनडीए गया तो वहाँ की लाइब्रेरी बहुत गजब की थी, और आपको तो पता ही है भोपाल जैसे, भोपाल तब और भी छोटा शहर था और भी कुछ नहीं था, तो कोई अवेन्यूज़ नहीं थे कुछ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई मुझे कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। क्योंकि मैंने सोचा फौज ज्वाइन करनी थी, कर ली मैंने, कोई टॉप करके कुछ और मेरे को एक्स्ट्रा नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। फौज में जो काम करना था, तो मेरा एटीट्यूड वही था कि जितना ज़रूरी उतनी पढ़ाई करो, बाकी लाइब्रेरी में जो एक्सप्लोरेशन की जो बुक्स हुआ करती थी, जो माउंटेनियरिंग की बुक्स हुआ करती थी, मैं पूरे वक्त क्लासेस में भी वही पढ़ता रहा करता था। तो उससे जो मतलब किताबों का बहुत योगदान रहता है ना, मतलब कितने भी अपने इंटरनेट आ जाए, कितना भी सोशल मीडिया आ जाए, पर अपने किताबों का एक अलग महत्व है। हाँ, मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप रुक के आप कुछ मनन भी करते हो जब आप पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा ही नहीं कि आप वो सेंसरी ग्रेटिफिकेशन नहीं है कि आपने देखा और ख़त्म हो गया। अगर आप वाकई में पढ़ रहे हो तो आपको मजबूर करता है कुछ सोचने के लिए, और अपनी ज़िंदगी को और अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ को क्वेश्चन करने के लिए। जी जी जी। तो वो ठहराव होना और वो सोच होना अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनडीए के अनुभव के बारे में आप ज़रूर बताएं हमें। एनडीए का अनुभव कैसा रहा, आर्मी का अनुभव कैसा रहा? वहाँ भी आप बहुत सारी जगह घूमे होंगे। हाँ जी, तो एनडीए तो मेरा बचपन से सपना था, तो वो अगर कोई मेरे से पूछता है। आपके परिवार में कोई है? मेरे दादा और नाना दोनों आज़ाद हिंद फौज में थे। फिर मेरे चाचा जी आर्मी में थे, और मेरा बड़ा भाई फाइटर पायलट था। फिर मैं, पर मेरे पापा नहीं थे फौज में, तो अगर आपके पिताजी नहीं है फौज में तो आपका फौज से कोई एक्सपोजर नहीं होता। मेरे पापा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ही थे, तो हम लोग ऐसी छोटी छोटी दतिया और ऐसी जगहों पे घूमते रहे, तो हमें कुछ पता नहीं था। पर मेरे चाचा छुट्टी में आया करते थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे। और दादाजी नाना जी से भी जब तक वो, हमारे तो बहुत बचपन में उनकी डेथ हो गई थी, तो लेकिन जब भी आते थे उनसे वो पुरानी बातें सुनना, वर्ल्ड वॉर 2 की बातें सुनना, वो सब बहुत ही इंस्पायरिंग लगा करता था। और मैंने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं कि मेरे को कुछ और ज्वाइन करना है, तो मैंने तो पीटी पीएमटी किसी का फॉर्म तक नहीं भरा। मैंने तो फॉर्म भी केवल एनडीए के ये बड़ी बात है ना, जब उस समय जब सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर और जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं वो लेते हैं, तब आपने ये वाला कदम उठाया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और था ही नहीं, तो मैं ज़्यादा अपने आप को श्रेय दूंगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो मेरे को पढ़ाई करने का शौक नहीं था, और दूसरा फौज में जाने का जुनून था। तो
तो एनडीए जाना मेरे लिए बहुत ही उससे बड़ी एक जो बोलते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट और कोई मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपकी रास्ता खुल गया है। एनडीए आपको पूरी तरह तैयार कर देता है ना? हाँ जी, हाँ जी। और फिर वो आपको पूरा एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे करना है, और जो आपकी बेसिक ग्रूमिंग होती है और जो सेंस ऑफ कामराडरी जिसके लिए फौज फेमस है, स्पिरिट डी कोर और वो जो चीज़ें बोलती हैं, उसकी शुरुआत एनडीए से ही होती है। जी जी। और तब वहाँ पे आपको जाके पता चलता है कि जो फौज के बेसिक चीज़ें, नाम नमक निशान जिसको बोलते हैं, या बलिदान, या जो भी वैल्यूज़ हैं फौज की, वो वहीं से एनडीए से ही आप में डालनी शुरू करते हैं। तो वो तो निश्चित तौर पे एक मेरे लिए बहुत बड़ा, आज तक मैंने एनडीए 94 में ज्वाइन किया था, तो आज तक मेरे को उसकी बड़ी जी, उसका हसीन योगदान है, योगदान, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, बहुत जी। ज़्यादा। अच्छा, आप अपने भ्रमण के दौरान चाइना में भी रहे हैं, और मैंने पढ़ा कि आप वहाँ के प्रसिद्ध शाओलिन टेम्पल में भी आपने वक्त गुजारा है, और वहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो हैं उनके साथ रहने का आपको मौका मिला है। तो इन टेम्पल्स के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं। इंग्लिश मूवी भी है 36 चेंबर ऑफ शाओलिन। और तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? तो ये भी एक ये बचपन का ही यादों से जुड़ी हुई चीज़ है कि हमको लगता है, हम बचपन में ना बहुत सपने देखते हैं, हम बहुत चीज़ों से फैसिनेट होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सोसाइटी, हमारे घर वाले हमको ये बताना शुरू कर देते हैं कि सब बचकानी चीज़ें, बेवकूफ़ी छोड़ो, पढ़ाई करो और अपने काम में लग जाओ। इस बात से बस मैं आपको रोकना चाहूँगी कि ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ पढ़ा बचपन में और उस सब को आप जीवंत रूप में देखना चाहते थे। यही मिशन के साथ आप विश्व भ्रमण पे निकले हैं शायद। इस मुद्दे चाइना को लेकर तो मैंने एक प्रोग्राम देखा था, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो ये दूरदर्शन नया नया शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा कि बड़े बड़े एंटीने लगा करते थे, उसको ऐसे घुमा घुमा के ना, कहीं से कुछ चैनल पकड़ लिया तो उस टाइप से कि भाई ऊपर से खड़ा एंटीना हिला रहा, बहन नीचे से खड़ी बता रही, वो आगे आगे रोक दे टाइप में, क्योंकि थोड़ा सा हिलेगा वो चला जाएगा। तो एक बार ऐसी एंटीना घुमा रहे थे, तो टीवी पे एक प्रोग्राम आ गया, बिंदु बिंदियों के बीच में दिखा करता था, क्लियर भी नहीं आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बिंदियाँ, उसके बीच में कुछ इमेजेस नज़र आया करती थी। तो आज तक मेरे को याद है, मैं शायद 5वीं 6वीं क्लास में होऊंगा, तो एक हिमगिरी का वीर करके एक चाइनीज़ प्रोग्राम था जिसको उन्होंने हिंदी में डब किया हुआ था। तो उसमें एक ये मॉन्क रहता है जो शाओलिन टेम्पल से निकलता है, और वो टिपिकल रास्ते में आने वाले लुटेरों से लड़ाई करता है, राह में कुंफू कराटे वगैरह टाइप्स में। फिर उसको एक लड़की मिलती है, और लड़की को उससे प्रेम हो जाता है, और पर वो फिर उस लड़की को छोड़ के अपने रास्ते पे आगे निकल जाता है। तो ये एक आधे घंटे में सारी कहानी खत्म हो गई थी। तो मेरे को लगा यार ये बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, मस्त, कि आप फिजिकली यू आर वेरी फिट, आपको किसी चीज़ से कोई डर नहीं है, आप एक खुली ज़िंदगी बिता रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज़िंदगी में। तो उसके बाद कई बार एंटीना घुमाया, पर वो ना प्रोग्राम दोबारा आया नहीं। पर वो जो एक पर आपको वो बात क्लिक कर गई। हाँ जी, वो मेरे को आज तक याद है। और ये कितने सालों पुरानी बातें होंगी, आज ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी बात है ये। और फिर जैसे कि हम देखते हैं, आपने 36 चेंबर ऑफ शाओलिन टेम्पल बोला, उसने बहुतों को इंस्पायर किया, फिर ब्रूस ली, जेट ली। तो हम देखते हैं, फिर हमको लगता है यार ये बहुत अमेजिंग ज़िंदगी है ये, पर हमारे हिंदुस्तानियों के लिए ना वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक भी है, क्योंकि हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि हम ड्रीम्स को परसू करें या अपना घर चलाएं। पर फिर जब मैं फ़ौज छोड़ने की कगार पे था, तब मैं आसाम में था, और मेरे पास कुछ थोड़ा सा वक्त बचा था, तो इंटरनेट कैफ़े नया नया खुला था, ये 2011 की बात है। अब हमारा तो ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, तब कुछ भी नहीं होता था, ना क्या करो आप इंटरनेट पे, आपके पास कुछ करने को तो है नहीं। तो मेरे को ये बात याद आई, तो मैंने वहाँ जाके ऐसे ही कुछ चाइना में मार्शल आर्ट स्कूल्स इन चाइना टाइप के इंटरनेट में सर्च मारा, तो एक स्कूल आया, तब उस टाइम में एक दो हुआ करते थे। तो मैं बैठ के वो सारा पढ़ता रहा, और जितने करीब 400 रिव्यूज़ थे स्टूडेंट्स के, वो मैंने सारे पढ़े। अब फैंटेसी थी तो पढ़ते रहो, पढ़ने का मेरे को शौक था, तो मेरे को लगता था कि यार ऐसा भी कभी हो सकता है कि मैं कभी जाऊँ। बहरहाल मैंने फ़ौज छोड़ी, और फिर मैं उसके बाद सूडान चला गया। आई वॉज कंट्रेक्टेड फॉर ए नेविएशन फर्म। तो फिर मेरे को ऐसे हल्का सा याद आया कि यार देख लेते हैं यार, कुछ उनको मेल भेज देते हैं। अब ऐसा था कि अच्छा, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ जाने से? नहीं, मतलब आप जैसे एप्लीकेशन वगैरह भेजती हो ना, तो आप जस्ट एक मेल करो कि मैं आना चाहता हूँ, और क्या आपके पास अगर सीट या स्पेस है तो। अब हमने इंडिया से खार्तूम शिफ्ट किया था, पूरा सामान यहाँ से वहाँ लेके गए, यहाँ का घर बंद किया। मेरी बीवी मेरे 5 महीने बाद आके शी जॉइन मी, और फिर सारा मतलब अब नया प्रोफेशन शुरू किया था, और मेरे को तो पेंशन वेंशन भी नहीं मिलती कि कुछ आराम से हर महीने पैसे आ रहे हैं। तो फिर अगेन वही डाउट ना कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी बिताऊं या अपने पैशंस को परसू करूं, वो वाली कहानी फिर से। तो मैंने आधे मन से ना उनको मेल किया कि मैं ऐसा ऐसा हूं और मैं आना चाहता हूं, और मैं ये सोच रहा था कि वो मना कर देंगे। तो मेरे पास एक्सक्यूज़ होती कि यार मैंने कोशिश करी, पर वो सामने से मना हो गया। कोशिश तो मैंने करी थी, मेरे को अपने बेवकूफ़ बनाने का प्लान था। पर 2 दिन बाद ही उनकी मेल आ गई, उन्होंने बोला यू आर मोस्ट वेलकम, लेट अस नो व्हेन यू आर कमिंग। मैंने कहा ओहो, अब तो आपने पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की थी शायद। हाँ, तो फिर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, मुश्किल से 10-11 महीने काम किया। जब मैंने देखा कि 3-4 साल लायक मेरे पास पैसे हैं, कमाने नहीं पड़ेंगे, तो आई लेफ्ट माई जॉब।
और फिर मैं और मेरी बीवी हम दोनों तो आपकी चाइना वाइफ गए। भी गई थी हाँ वहाँ? जी, हाँ जी, मेरी वाइफ अच्छा। भी गई थी। तो वहाँ का कैसा माहौल रहता है बौद्ध भिक्षुओं के साथ शाओलिन टेम्पल में? वो अगेन एक साल जो था मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन साल था, क्योंकि वो मेरी तमन्ना थी ऐसी ज़िंदगी बिताने की। एक रॉकी 3 करके पिक्चर है जिसमें हाँ जी। स्टेलॉन जाता है हाँ। पहाड़ों में, अकेले रहता है, बर्फ़ गिरती रहती है, खूब ट्रेनिंग करता रहता है। तो मेरी भी ऐसी ज़िंदगी की जीने की तमन्ना थी कि हालांकि फ़ौज में भी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है और खासकर स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, पर देन यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप हमेशा फ्री नहीं हो, आप और भी कई सारे काम कर रहे हो, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, आपको बहुत जवाबदारी है, कई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप दिमाग में कभी फ्री नहीं हो। तो मेरी ऐसी तमन्ना थी कि मैं पूरे टाइम ऐसी जगह रहूं जहाँ पे केवल ट्रेनिंग हो रही है। और दूसरा उनको, मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगता था कि उन लोगों का जो ट्रेनिंग है वो फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअलिटी की कॉम्बिनेशन है। वो कभी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हो, केवल अपने आप को बचाने के लिए है। तो उसमें मेडिटेशन भी उतनी ज़्यादा होती है, जो वो लोग चीगोंग जिसको बोलते हैं। मतलब उन्हें मेंटली भी उतना ही हाँ फिट जी, होना पड़ता है जितना फिजिकली हाँ फिट जी। ये तो वो मेरे को बहुत एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट लगता था। और जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत ही सुंदर एकेडमी थी, वो पूरे चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी। और उसमें दुनिया भर के लोग आए हुए थे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, जापान। तो जो गैदरिंग थी वहाँ पे करीब 60-70 हम लोग थे, तो वो बहुत ही एक्लेक्टिक थी कि आपको ऐसे ही कहाँ मिलते हैं कि आप रोज़ शाम को आप बैठे हो, जब जब बातें होती थी तो कोई अपनी ग्रीनलैंड की कहानी सुना रहा है, कोई नॉर्वे की कहानी सुना रहा है, और वो दोस्ती हमारी आज तक बरकरार है। और साथ ही साथ आप सुबह से शाम दबा के ट्रेनिंग कर रहे हो और उसके बाद आप टोटली फ्री हो, वीकेंड यूज्ड टू बी फ्री। और क्योंकि मैं जब फ़ौज में था तो पूरे टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ही कम हमको रहने का मौका मिला, क्योंकि मैं आधे टाइम कश्मीर में था, फिर असम में था, फिर मैं क्योंकि इंडियन आर्मी की माउंटेनियरिंग टीम में भी था, तो पूरे टाइम बाहर ही बाहर था। तो इसीलिए मेरी वाइफ वीना, वो भी शी ऑल्सो केम अलॉन्ग, तो इसीलिए हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा था। जी जी जी। हाँ, तो वो बहुत ही, और फिर वहाँ पे डेडिकेशन और कमिटमेंट का एक अलग मापदंड मुझे पता चला। उसके बारे में तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ सर। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी आपने अपनी वाइफ का जिक्र किया, जब आपने अपने परिवार वालों को बताया कि मैं विश्व भ्रमण पे निकलने वाला हूँ साइकिल पे, तो क्या रिएक्शन रहा, क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, ऐसा है कि मैं शुरू से इतनी उल्टी सीधी हरकतें करते आ रहा हूँ, तो अब जरा मेरे मम्मी पापा को ना उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको ये लगता है कि बस थोड़ा सा सेफ रहे तो ठीक है। जी। क्योंकि पहले मैं, वाइफ ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो क्योंकि पहले मैंने इन्फेंट्री ज्वाइन करी थी, तो ठीक है इन्फेंट्री, पर फिर मैंने बोला कि 2 साल के बाद ही मेरे को स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन करना है। तो अब वो थोड़ा सा दिल में लगता है, जिनको थोड़ा बहुत पता है फ़ौज के बारे में जो कुछ भी, क्योंकि हम लोग हमेशा ऑपरेशंस में रहते हैं और काफ़ी रिस्की लाइफ है। तो मेरे मम्मी पापा ने सटली बोलने की कोशिश करी कि यार नॉर्मल चल रहा है, ठीक है चलने दो, कोई फ़र्क नहीं है, क्या हो जाएगा, पर ठीक है। उसके बाद फिर काफ़ी मैंने माउंटेनियरिंग भी करी, फिर मैंने फ़ौज छोड़ने का डिसीजन ले लिया। तब तो फ़ौज की अच्छी ज़िंदगी शुरू हो रही थी, इन द सेंस कि आप ने ऑपरेशंस जितने करने थे कर लिए, आप एक अच्छी पीस लोकेशन में हो, आप स्टाफ वर्क में हो और इस तरीके से। तो फिर जब मैंने फ़ौज छोड़ने का डिसीजन लिया तो मेरी मम्मी पापा का हार्ट रेट थोड़ा सा और बढ़ गया था कि यार अभी क्या, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं है ना, हम तो 2nd क्लास BA पास हैं NDA के। तो बाहर तो कुछ ऐसी कहानी है नहीं। तो फिर मम्मी पापा ने सोचा, कुछ बोला, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं चाइना चला गया, लोगों ने सोचा कि मैं आके शायद कोई मार्शल आर्ट स्कूल खोलूँगा, क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस का हूँ और इतनी मैं 1 साल की ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, तो बहुत स्कोप था। कॉर्पोरेट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि आप बूट कैंप टाइप खोल लो, लोगों को चाहिए ऐसा एक्सपोजर। और मेरे क्रेडेंशियल्स ऐसे थे कि मैं माउंटेनियर भी था, स्पेशल फोर्सेस वाला भी था, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, चाइना में रहकर आया था, दुनिया भर के मैंने ऑपरेशंस करे हुए हैं। तो आई कुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, कुछ इस टाइप का मैं कर लेता। तो मैंने वो भी नहीं किया, तो लोगों ने बोला यार तूने क्यों इतने पैसे खराब करे वहाँ जाके। मैंने बोला जी बस मेरे को करना था, मैंने इसीलिए करे, एक जुनून था, एक पैशन था। तो ये चीज़ें फिर समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद मैंने एक लाइटिंग हिमालयस करके प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी जिसमें मैं कैंपर वैन बना के घूमता रहा। तो अभी मतलब उनको आदत पड़ गई है कि अच्छा कि कुछ भी हो सकता हाँ जी, है। हाँ जी, तो जी बहुत अच्छी बात है। बातें तो बहुत है करने के लिए, पर अभी हमारे पास समय की बहुत कमी है। एक प्रश्न तो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ये पूरा जो साइकिलिंग का आपने मिशन लिया है, उसका एक मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को या पूरे विश्व में? नहीं, ये तो मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं कि मैं किसी को कोई संदेश देना चाहूँ या कोई अपनी फ़िलॉसफ़ी मैं डालना चाहूँ। पर धीरे धीरे, क्योंकि मैंने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी शुरू करी, मैं तो बहुत ही, मुझे कुछ नहीं आता कंप्यूटर में, ये भी बड़ा मुश्किल से मैंने शुरू किया। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो कर रहा हूँ उससे कई लोगों को मोटिवेशन इस सेंस से मिल रहा है कि उनको एक करेज मिल रहा है अपने ड्रीम्स को परसू करने का। हम सब में बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो हम करना चाहते हैं, पर हम में कभी वो हम उतने फर्म नहीं हो पाते हैं कि हम वो स्टेप ले सकें, कभी घर वालों के प्रेशर में, कभी सोसाइटी के प्रेशर में, कभी जॉब के प्रेशर में, कई सारी चीज़ें।
और मेरे को लगता है कि इस तरीके में आगे बढ़ना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक होलसम ज़िंदगी बिताने के लिए। नहीं तो वो अंदर हमेशा एक कसक रहती है, एक फ्रस्ट्रेशन रहता है हमेशा कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे को देख के या मेरी स्टोरीज़ को देख के, मेरे फोटोग्राफ्स को देख के कई लोगों को ये आया है कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं, हम आगे निकल सकते हैं। और ये केवल साइकिलिंग से लेना देना नहीं है। अब जैसे कई लोग हैं जो इस उम्र आप में कोई भी म्यूजिक सीख पैशन रहे को हैं, आप फॉलो कर डांस सकते हैं। सीख रहे हैं, जी, तो वो आपकी कॉलिंग कुछ भी हो सकती है। जी। तो पर उसके लिए एक स्टेप आगे लेना बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी ज़्यादा है। ज़रूरी है। तो मैं कोई गर्ल चाइल्ड को अपलिफ्टमेंट या पॉवर्टी निराकरण या एनवायरनमेंट बहुत लोग हैं जो बता रहे हैं, और मेरे बोलने से किसी को कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं उनको जी। फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा तो एक ही मुद्दा है कि हमको ज़िंदगी अपने जितना हो सकता है अपना जोश और जुनून के साथ बितानी चाहिए, जी। खुश होकर बितानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपने अपने आप में भी बहुत बदलाव पाया होगा ना, ये मिशन शुरू होने से पहले और अभी, जब हाँ आप जी, इतना हाँ कर जी। सकें? एक तो हमको ना जो हर स्तर पे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। हाँ जी, एक तो हमको ना बचपन से सिखाते हैं नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, है ना। ये सोसाइटी में रह के सबसे बड़ी जी। सिखलाई आजकल खासकर हो गई है। और मेरे को लगता है कि अपनी पर्सनल ग्रोथ को रोकने के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती व्हेन यू स्टार्ट सेइंग नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। क्योंकि मेरे को जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो मेरे को राह चलते लोग मिले, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी है। बहुत अच्छी बात। खासकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लोगों ने रुक रुक के मेरे को अपने घरों के एड्रेसेस दिए हैं, और मैं ऐसे ऐसे आलीशान घरों में रहा हूँ, सुपर रईसों से लेके बीच फ्रंट हाउसेज और बाकी नॉर्मल लोगों के यहाँ। तो वो एक बहुत ही मेरे लिए आई ओपनर टाइप की चीज़ थी कि दुनिया अभी भी बहुत अच्छी है। केवल हम सुन सुन के, अखबारों को पढ़ पढ़ के, न्यूज़ देख देख के जी। हमको हमेशा यही लगता है कि यार दुनिया बद से बदतर होती जा रही है। पर अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जी, जी, जी। जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपकी बहुत मदद अच्छी करना बात है। चाहते हैं। मतलब ये पूरे मिशन ने आपको बहुत पॉजिटिविटी दी हाँ है। जी, हाँ जी। मेरा तो दोबारा से ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत और बड़ी इसीलिए बात मुझे है। कोई डर नहीं लगता। अभी जैसे मैं अफ्रीका जा रहा हूँ तो जी। लोगों ने बोला कि यार ऐसा देश है, वैसा जी, मुझे जी, बिल्कुल जी। डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे इंसान के जो अंदर अच्छाइयाँ हैं वो मैंने देखी हैं। जी, आपसे बातें करने में तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत सारी बातें और करनी है, पर हमारे पास समय की कमी है। तो मैं आपके मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरा भोपाल और पूरा हमारे भारतवासी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, और भोपाल दूरदर्शन की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।